एक और आतंकवादी हमला हुआ, देश को तकलीफ हुई, सुरक्षा पर सवाल उठे, बदले की बात हुई, कई सारे सवाल हुए। कहा गया कि कड़ी निंदा कब तक करते रहेंगे, कठोर कार्रवाई की दुहाई कब तक देते रहेंगे। लेकिन इन दो सवालों को उठाते समय जरूरत कुछ और तथ्यों पर गौर करने की भी है। पहले आतंकवाद भारत जैसे चुनिंदा मुल्कों की समस्या थी, अब आतंकवाद को कुचलने की बातें दुनिया के हर बड़े मंच पर हो रही है। जहां तक बात कठोर कार्रवाई की है, तो हमारे सुरक्षा बलों ने घाटी में और सीमा पर आतंक को जिस तरह से ध्वस्त किया है, उसके बाद यह सवाल भी फिलहाल गैर जरूरी है। कोई भी सवाल कर सकता है, जब सब कुछ अच्छा ही जा रहा है तो 7 लोगों की जान आतंकवादियों ने कैसे ले ली। यकीनन हमें आतंकवादियों के हाथों एक घाव भी मंजूर नहीं, लेकिन सुरक्षा घेरे से बाहर चल रही एक बस को रात के अंधेरे में निशाना बनाना क्या था। ये वही लोग हैं जो दिन के उजाले में सुरक्षा बलों से जान बचाकर भाग रहे हैं। आए दिन ठिकाने भी लगाए जा रहे हैं। और गौर करने वाली बात और भी है, लश्कर ने हाथ जोड़ लिए हैं, कह रहा है कि हमले में हमारा हाथ नहीं है। लश्कर इस्लाम के सिद्धांतों की बात कर रहा है। आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे कि घाटी में क्या डरे हुए हैं दहशतगर्द, लेकिन साथ में चर्चा इस पर भी जरूर होगी कि क्या चूक हमने सुरक्षा के मोर्चे पर की है क्या। अमरनाथ यात्रियों पर हमले की साजिश लश्कर के कमांडर इस्माइल ने रची थी। पूरे हमले में 4 आतंकवादी शामिल थे और वो पूरी प्लानिंग के साथ अपने मंसूबे को अंजाम देने पहुंचे थे। नाम इस्माइल, ताल्लुक लश्कर-ए-तैयबा, पेशा लश्कर कमांडर, निवासी पाकिस्तान। ये वही दहशतगर्द है जिसने आस्था पर आघात की बड़ी साजिश रची। बताया जा रहा है कि इस हमले का मास्टरमाइंड लश्कर कमांडर इस्माइल है और इसी ने अपने एक पाकिस्तानी साथी की मदद से इस हमले की योजना बनाई थी। बताया जा रहा है कि इस्माइल को 2 स्थानीय आतंकवादियों का भी साथ मिला और चारों ने मिलकर इस पूरे इलाके की 3 दिन तक रेकी की। इनकी नजर उन बसों पर थी जो बिना सुरक्षा घेरे के आ जा रही थी। रेकी के दौरान इन लोगों ने देखा कि कई बसें बिना सुरक्षा के चल रही हैं। कहा जा रहा है कि हमले के वक्त आतंकवादियों के पास 3 दिन का दाना पानी भी मौजूद था, क्योंकि ये बस को अगवा कर किसी बड़ी ब्लैकमेलिंग की प्लानिंग में थे और इसीलिए एनकाउंटर की सूरत में ये अपने साथ गोला बारूद और पर्याप्त मात्रा में राशन भी रखे हुए थे। माना जा रहा है कि इस हमले को लश्कर और हिजबुल ने मिलकर अंजाम दिया, क्योंकि पिछले कुछ समय से घाटी में कमजोर होने की वजह से ये दोनों संगठन मिलकर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन चौंकाने वाला स्टैंड लश्कर का है। पहली बार आतंकवादी संगठन ने हमले में हाथ होने से इनकार किया। यही नहीं, लश्कर ने इस हमले की निंदा भी की है। उसके प्रवक्ता अब्दुल्ला गजनवी ने एक बयान जारी कर कहा, इस्लाम में किसी धर्म के खिलाफ हिंसा की अनुमति नहीं है। हम ऐसे हमलों की कड़ी निंदा करते हैं। हैरत तो यह है कि जिसकी बुनियाद ही धर्म की आड़ में हिंसा से रखी गई है, वो अहिंसा का पुजारी बन रहा है। वजह ये हो सकती है कि लश्कर ऐसे बयान देकर घाटी की आवाम को ये दिखाना चाहता है कि वो सिर्फ कश्मीर की आजादी के लिए लड़ रहा है, क्योंकि हमले के वक्त घायलों की जिस तरह से स्थानीय लोगों ने मदद की, उससे आतंकवादी संगठनों में खलबली मची। एक दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि घाटी में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने पिछले कुछ समय में जिस तरह की चोट की है, उसका खौफ लश्कर के अंदर हो सकता है। टीम न्यूज़ बॉलीवुड। तो कई सारे सवाल हैं, उनके जवाब जरूर लेने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान इस वक्त हमारे साथ चर्चा में हैं। सुदेश वर्मा है, प्रवक्ता है बीजेपी के, आदिल सिंह बोपारा हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और साथ ही रिटायर्ड ब्रिगेडियर गोपाल माथुर हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और मेहमान भी कुछ ही देर में जुड़ेंगे। सबसे पहले सुदेश जी, आपसे सवाल यह है कि श्रद्धालुओं को बड़ा भरोसा लगातार ये बना हुआ है कि सरकार हमारी सुरक्षा कर रही है। 40,000
जवानों को सुरक्षा में लगाया गया अनंतनाग के श्रद्धालुओं के लिए, यात्रियों के लिए, उसके बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाती है। चूक कहां हुई है? देखिए, आपने देखा कि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट एक आई है पुलिस की, वहाँ पर उन्होंने भी कहा कि कैसे एक बस जो था सिक्योरिटी कॉर्डन के अंदर नहीं था। ये एक चूक है निश्चित ही, और सरकार का कर्तव्य है कि सभी के जान माल की सुरक्षा करे। उस हिसाब से चूक जरूर है, लेकिन ये हमारे डिटर्मिनेशन को और स्ट्रॉन्ग करेगा। टेररिस्टों के खिलाफ जो लड़ाई है उसको निर्णायक स्थान तक पहुंचाने में। आपने देखा जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस आतंकवादियों का सफाया कर रही है, एक डेस्परेट एक्ट पाकिस्तान के द्वारा, क्योंकि आपने खुद ही देखा कि पाकिस्तान का लश्कर कमांडर जो है वो आके इन्वॉल्व हुआ, क्योंकि जिस तरह से हम एक्शन ले रहे हैं पहले कभी नहीं हुआ था। ये हमारे और रिजॉल्व को और मजबूत करेगा। पूरा देश एक है और आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है वो कहीं से कमजोर नहीं होने वाला। और जहाँ तक अमरनाथ यात्रा की बात है, सिक्योरिटी को बीफ अप किया गया है और आगे भी जत्था 3000 लोगों का जा चुका है। 15 दिन तक यात्रा बहुत पीसफुल रहा। आप जब कह रहे हैं कि आप जब मान रहे हैं कि चूक हुई है, जिसके कारण सुदेश जी आप जब मान रहे हैं तो कि चूक हुई है, तो जरा बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पर इंतजाम जो है सेना का इंतजाम था, सेना के जवान लगे थे, बीएसएफ के, सीआरपीएफ के, पुलिस के, राज्य से लेकर केंद्र तक तमाम एजेंसियां लगी थी सुरक्षा में। उसके बाद अगर चूक होती है तो जिम्मेदारी किसकी है फिर? देखिए नरेश जी, थोड़ा सा और डिटेल आ जाने दीजिए, लेकिन इतना जरूर है कैसे सुरक्षा कॉर्डन के बाहर एक बस चली जाती है, क्या हुआ, कुछ डिटेल्स पता लगे उसका। लेकिन उसकी डिटेल तो आ गई। कल महबूबा मुफ्ती ने बताया कि वो बस पंक्चर हो गई थी, बस पंक्चर हो गई थी, इसलिए काफिले से बाहर हो गई, और ये जानते हुए भी कि इतनी रात को वहां पर किसी बस का रहना खतरे से खाली नहीं है। अनंतनाग के उस इलाके में वहां पर सुरक्षा के कोई इंतजाम उस बस के लिए नहीं किए गए। सारा जो सुरक्षा का पूरा वो का जो काफिला था वो बसों के साथ, जो बाकी बसें जा रही थी उनके साथ चला गया और उस बस को अकेला छोड़ दिया गया। जी, वही अकेला कैसे छोड़ दिया गया, किसने डिसीजन लिया, क्यों ये वापस भी जा सकती थी, लोग बच जाते। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि नरेश जी, ये भी एक हकीकत है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को 100 में से 100 मरतबा सक्सेसफुल होना पड़ता है ऐसे अटेम्प्ट को रोकने के लिए। पहले भी अलर्ट होने के बावजूद अटेम्प्ट हुए, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको नस्ताबूद किया, उसको खत्म किया। एक चूक और टेररिस्ट लोग एक बार सक्सेसफुल होते हैं तो इस तरह का वाकया हो जाता है। जो हमारे पाकिस्तान से जो सरपरस्ती मिल रही है और जो लोग टेररिज्म को ग्लोरीफाई करने का प्रयास करते हैं, उनको समझने की ज़रूरत है। हम तो अपनी लड़ाई को और तेज़ जारी रखेंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो लोग सोचते हैं कि टेररिज्म से कुछ अच्छा अचीव होगा, कश्मीरियत पर इतना बड़ा प्रघात कभी नहीं हुआ था, आघात। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि अमरनाथ यात्री, ये निहत्थे यात्री जो दर्शन करने गए थे, उनके खिलाफ इस तरह का कृत्य होना बहुत ही घिनौना है और हम उम्मीद करते हैं कि लोग इस बात को समझेंगे। ठीक है, हमारे साथ और मेहमान भी और हमारे साथ अब कंवर आगर साहब भी जुड़ गए हैं, एक्सपर्ट हैं रक्षा मामलों के। आपका स्वागत है आगर साहब। सवाल मेरा आदिल सिंह जी आपसे है, जैसे ही हमला हुआ सबके ट्वीट आए, राहुल गांधी के भी ट्वीट आए और उन्होंने निंदा के साथ पहले ही ट्वीट में सीधे प्रधानमंत्री से जवाब मांगा इस मुद्दे पर। क्या ये आरोप जो अब लग रहे हैं कि इस मामले पर भी कांग्रेस राजनीति करने की कोशिश कर रही है, ये कितना सही है? सोनी साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो दुखित दुर्घटना हुई है। हाँ जी, आवाज़ आ रही है मेरी? जी आप बोलिए। है जो ये दुर्घटना हुई है इसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और जो तीर्थ यात्री, मेरी आवाज़ एको कर रही है। चलिए, अगर ऐसा तो हम दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, बाकी मेहमानों के पास जाते हैं। आगा साहब, इस पूरे मामले में जो इस बार एक चीज अलग दिखी कि बावजूद इसके कि जिस शख्स का नाम आया है, पाकिस्तान के जिस लश्कर के आतंकी का नाम आया है, हमारी एजेंसीज कह रही है कि उसका हाथ था, लेकिन लश्कर ने बिल्कुल मना कर दिया कि हमारा हाथ नहीं था, बल्कि इसकी निंदा की इस हमले की। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसकी सबसे एक तो बड़ी बात यह है कि ये जो यात्री जाते हैं, इनके ऊपर बहुत से लोगों की वहाँ कश्मीरी मुसलमानों की डिपेंडेंस रहती है, रोज़ी रोटी का सवाल रहता है। इसलिए इसको कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा, कोई भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन इसको एक्सेप्ट करने की बात नहीं करेगी। और दूसरी बात ये, जिसने एक्सेप्ट किया
उसकी कश्मीर के अंदर छवि बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। इस यात्रा के लिए कई हज़ार कश्मीरी लोग लगे रहते हैं, ख़ासतौर से वो ज़्यादातर मुसलमान होते हैं, और वो इनके आगे इनका सामान पहुंचाना, इनको लेके जाना, लोडर्स और रेस्टोरेंट्स, होटल्स उनके होते हैं, जिससे उनको काफ़ी आमदनी भी होती है। और ये एक उनकी परंपरा है, ज़माने से चल रहा है। तो इसके कारणवश कोई इसको क्लेम करेगा नहीं आसानी से। एक सबसे बड़ा कारण ये है, अगर कोई जो भी क्लेम करेगा ऑर्गेनाइजेशन, उसकी बदनामी होगी वहाँ पे। तो खामोश बैठे, अपना इन्हीं ने कर लिया। अब किसने किया है, ये जिस टाइप का ऑपरेशन है, उससे लगता है कि लश्कर तैयबा का ही हाथ इसमें नज़र आता है। क्योंकि बाकी भी ऑर्गेनाइजेशन तो इनके यहाँ एक दूसरे से मिल के काम करते हैं। लश्कर तैयबा सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद फिर दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। हाफिज सईद का जो ग्रुप है, ये बेइंतहा सक्रिय और बहुत ऑर्गेनाइज है, और इसकी ट्रेनिंग भी बहुत काफ़ी समय से काफ़ी ट्रेनिंग कर लेते रहे ये लोग, और इस तरह के मैसेकर करने में इनकी काफ़ी एक्सपर्टाइज भी मानी जाती है। इन्हीं ने, हमने बॉम्बे में भी देखा 26/11 में इसी तरह से बेगुनाह लोगों को इन्हीं ने मारा, या उसके अलावा पार्लियामेंट में भी, या दूसरी जगहों पे जहाँ जहाँ इनके अटैक हुए हैं। पार्लियामेंट में तो इनका नहीं था, दूसरी जगहों पे जब भी इनके अटैक हुए हैं, इसी तरह बेरहमी से ये लोगों को मारते हैं। जी माथुर साहब, सवाल मेरा आपसे है, क्या माना जाए? एक तो इसका ये एक फैक्टर है, इसका एक ये हिस्सा है इस बातचीत का कि माफी जो निंदा की गई लश्कर की ओर से, इसकी एक वजह यह है कि लोकल लोगों को वो नाराज नहीं करना चाहते, उनकी रोजी रोटी इन यात्रियों के ऊपर काफी हद तक निर्भर होती है हर साल। लेकिन क्या कहीं कोई डर भी है क्या? क्योंकि पिछले 1 साल के दौरान खासतौर पर बुरहान वानी जो आतंकवादी था, कमांडर था हिजबुल का, उसको मारने के बाद से लगातार वहां पर करीब 80 से ज्यादा आतंकवादियों का सफाया हो चुका है। कॉम्बिंग एक क्लीन अप ऑपरेशन चल रहा है वहां पर। ये उसकी बौखलाहट है, डर है, क्या है? मेरे हिसाब से तो दोनों ही बातें रेलेवेंट हैं। प्रमुख बात तो यही है कि काफ़ी कश्मीरियों, हज़ारों कश्मीरियों की रोज़ी रोटी अमरनाथ यात्रा से चलती है, और ये सदियों से चली आ रही है। आपको मालूम होगा कि अमरनाथ केव को डिस्कवर भी 19वीं सदी में बूटा मलिक नाम के एक मुसलमान गडरिये ने किया था, और शायद आज तक भी चढ़ावे में उसका हिस्सा है। तो ये आगा साहब ने जो बात बताई है बहुत रेलेवेंट है। पर अब आते हैं आपकी बात पर। इस बार भारतीय सरकार ने, आर्मी चीफ ने बड़े साफ शब्दों में संकेत दे दिया है जो जूनियर लीडर्स हैं कि अगर आप कार्रवाई करेंगे तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ है, आपको बैक करेगा। अगर गलती भी हो जाती है तो हम उस गलती को नज़रअंदाज कर देंगे। और जब इस तरह की छूट और बैकिंग जूनियर लीडर्स को कश्मीर घाटी में मिल जाती है, तो फिर वो बेखौफी से इन आतंकियों के पीछे गए हैं। आपने देखा होगा पिछले 3 या 4 महीने में जो आतंकियों की हताहत होने की संख्या है वो एकदम से बढ़ गई है। और अब ये बात बहुत रेलेवेंट हो जाती है कि लश्कर को और हिजबुल मुजाहिदीन को छुपने की जगह नहीं मिल रही है, और जहाँ से इन्फिल्ट्रेशन करके ये लोग आ रहे हैं वहाँ की भी चौकियों को बड़े आराम से जो सेना लगी हुई है उसको उड़ा रही है। मुझे भी बहुत ज़्यादा आवाज़ आपकी गूंज रही है, थोड़ी आवाज़ ठीक करनी पड़ेगी। तो ऐसे सब माहौल में ये बैकफुट पर तो आ गए हैं सारे ये लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी, और दोनों ने हाथ भी मिला लिए हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। चलिए, ये यहाँ पर क्लियर कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हमारे जवान, हमारे सेना के लोग, आर्मी के लोग जिस तरह से एक के बाद एक आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा रहे हैं, उसके बाद एक डर का माहौल भी है। और ऐसे मौके पर जब ऑलरेडी बैकफुट पे है, वहां से सफाया हो रहा है, उस वक्त लोकल लोगों को नाराज करके अपने लिए मुश्किलें बढ़ाना नहीं चाहते। यही शायद वजह है कि लश्कर अब निंदा कर रहा है इस हमले की। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी साया है, इस खतरे से 25 जून को ही आगाह कर दिया गया था। बावजूद इसके कुछ मामलों में सतर्कता नहीं बरती गई, और उसी चूक का नतीजा है कि आतंकवादी हमला करने में कामयाब हो गए। अलर्ट पर भी क्यों नहीं हुए सतर्क? क्या इस साजिश को नाकाम नहीं किया जा सकता था?
यही सवाल अब पूरा देश पूछ रहा है, क्योंकि खुफिया विभाग ने तो पिछले 25 जून को ही अनंतनाग के एसपी समेत सभी सुरक्षा एजेंसियों को चिट्ठी लिखकर आगाह कर दिया था कि भोले के भक्तों को खतरा है। न्यूज वर्ल्ड इंडिया के पास वो चिट्ठी है जिसके बाद स्थानीय पुलिस को चौकस हो जाना था। फिर भी उस अंदेशे की अनदेखी कर दी गई। कहने को तो 40,000 जवान श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात रहे, लेकिन उन खामियों पर ध्यान नहीं दिया गया जिसके लिए चेताया गया था। चूक नंबर 1, जब श्रद्धालुओं की गाड़ियों को सुरक्षा मिली तो बस ने सुरक्षा नियम क्यों तोड़ा? जब शाम 7 बजे के बाद आने जाने की मनाही है तो फिर बस कैसे चलती रही? अनंतनाग के आसपास के इलाकों में कैसे घूमते रहे श्रद्धालु? चूक नंबर 2, बस मालिक ने श्राइन बोर्ड में रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया था? सभी बसों का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित क्यों नहीं किया? चूक नंबर 3, खानबल में पुलिस चौकी पर हमले के बाद भी सतर्कता क्यों नहीं बरती गई? खानबल में ही आतंकवादियों को क्यों नहीं रोका गया? खानबल से ही आतंकवादी बटेंगू पहुंचे थे, ऐसे में उनका पीछा क्यों नहीं किया गया? चूक नंबर 4, सुरक्षा बलों ने बस को क्यों नहीं रोका? जब चप्पे चप्पे पर नाकेबंदी है तो फिर बस की चेकिंग क्यों नहीं हुई? रात के वक्त बस इधर उधर घूमती रही, फिर भी उस पर किसी की नजर क्यों नहीं गई? ये ऐसे सवाल हैं जिस पर अगर सुरक्षा एजेंसियां चौकस होती तो न सिर्फ 7 भक्तों की जान बच जाती, बल्कि चारों आतंकवादी मारे भी जाते। लेकिन राजनीति के पास तमाम तर्क हैं। पिछले 15 दिन से यात्रा चलती रही है। 15 दिन की यात्रा शांतिपूर्ण रही। कल इसको चूक कहना नहीं, इसको इतना ही सोचना चाहिए कि सिक्योरिटी फोर्सेस को 100 आउट ऑफ 100 टाइम्स सफल होना पड़ता है। टेररिस्ट को 1 आउट ऑफ 100 टाइम्स भी सफल हो गया तो वो अपनी घटना को अंजाम दे सकता है। The government of India needs to introspect as to why, despite advanced intelligence inputs, was there a failure to prevent this attack. दिक्कत यही है कि पक्ष और विपक्ष तो बदलता रहता है, तर्क वहीं के वहीं रहते हैं और ऐसी घटनाएं बार बार घूम कर आती हैं, कभी यहां तो कभी वहां। आबिद नबी के साथ उमर खालिद, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, श्रीनगर। कई सारे सवाल है, चूक कई मोर्चों पर हुई है, लेकिन इसके साथ साथ एक राजनीति भी चल रही है जो कि अपने आप में एक दुर्भाग्यजनक हिस्सा है इस तरह के हमले के बाद भी। हमारे साथ आदिल सिंह बुपर आए हैं। आदिल जी, क्या लगता है, क्योंकि यहाँ पर अभी कह रहे थे गुलाम नबी आजाद भी कि इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, चूक कहां पर हुई, आपको क्या लगता है? देखिए सोनी साहब, सबसे पहले तो जो ये यात्री हमारे उनकी मृत्यु हुई है, उनके परिवार को हम सहानुभूति देते हैं और उनकी आत्माओं को श्रद्धांजलि देते हैं। ये बड़ा दुखित दुर्घटना हुई है और ऐसे कठिन समय में कांग्रेस पार्टी उनके साथ कंधे के साथ खड़ा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, जो ये दहशतगर्द हैं, हमारा निवेदन है भारत सरकार को कि ये दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी हमारी सेना का, हमारी सरकार का और सारी सिक्योरिटी एजेंसीज का हर तरह से समर्थन करती है। तीसरी बात, हम पिछले 6-8 महीनों से कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि कश्मीर की स्थिति बहुत बदतर होई जा रही है और अब अमरनाथ यात्रा के बाद ये पूरे देश के आगे, पूरे युग के आगे आ गया है कि स्थिति इंडीड बहुत खराब हो चुकी है। कई मैं आपको आंकड़े थोड़े आगे आपके लाना चाहूंगा कि पिछले 3 सालों में कश्मीर में 170 से ज्यादा टेरर इंसिडेंट्स हो गए हैं। पिछले 3 सालों में हमारे 300 से ज्यादा बहादुर सैनिक और सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हुए हैं। पिछले 3 सालों में लगभग 1400 से ज्यादा सीज फायर वायलेशन एलओसी पे हुई हैं और ये हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय है। हम कांग्रेस पार्टी लगातार भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी को कह रही है कि उनको जरूरत है एक कोहेसिव कश्मीर पॉलिसी की। कश्मीर की स्थिति बहुत गंभीर है और समय है कि मोदी साहब अपने बाहर के यात्राओं के हेक्टिक शेड्यूल से थोड़ा समय निकाल के कश्मीर की गंभीर स्थिति पे भी थोड़ा गौर करें। ठीक है, मैं चाहूंगा इसका जवाब माथुर साहब आप दें। आप इस बात से सहमत हैं क्या जो कह रहे हैं कि कश्मीर अमरनाथ यात्रियों पर जो हमला हुआ, ये क्या कश्मीर पॉलिसी को इससे आप जुड़ा हुआ देखते हैं? क्या वहां पर ये फेलियर का नतीजा है क्या? जैसा कि आदिल साहब कह रहे हैं, ये मामला कुछ और है। उन्होंने कुछ आंकड़े भी रखे कि 170
बार अटैक हो चुके हैं टेलर के और वहां पर फेल हो रहे हैं और संभाल नहीं पा रहे हैं, इस बात पर आपका क्या जवाब है? इसमें एक दो बातें हैं जो पहले कही हैं। सबसे पहले मैं इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बात करना चाहता हूं। जब भी ऐसी कोई वारदात होती है तो सबसे पहले ये प्रश्न पूछा जाता है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी और उसके बावजूद ये हादसा हो गया है। मैंने काफ़ी समय अपने सेना के उसके दौरान कश्मीर में बिताया है और एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में काम किया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स एक मिथ है, इसमें रिपोर्ट ज़्यादा होती है, इंटेलिजेंस कम होता है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट वो कारगर सही मानी जाती है जो स्पेसिफिक एक्शनेबल इंटेलिजेंस दे। वो इंटेलिजेंस, एक स्पेसिफिक एक्शनेबल इंटेलिजेंस बहुत कम आती है। हर बार हम यहाँ बैठे बैठे बता सकते हैं कि जी ये इस बार की अमरनाथ यात्रा पर हमले का खतरा है, ऐसी बात में इसको इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं कही जाएगी। तो ये बात समझने की है। ये यात्रा का रास्ता जम्मू से लेकर अमरनाथ गुफा तक और वापस है, बहुत बड़ा एरिया है। सिर्फ ये कह देना कि यात्रा टारगेट होगी इस साल, हर साल कहते हैं, ये सफिशिएंट नहीं है। तो ये तो रही इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बात। दूसरी बात हो गई आपकी कश्मीर नीति की, और ये कुछ आंकड़े दिए जा रहे हैं। हाँ, वो उसी सवाल पर मैं आ रहा हूं कि ये आंकड़े कई बार अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उनका निष्कर्ष निकाला जा रहा है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम करने के लिए या प्राइम मिनिस्टर को ब्लेम करने के लिए। मैं पॉलिटिकल पार्टीज के आपस के वाद विवाद में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं ये तो ज़रूर कहूँगा कि इस समय कश्मीर की हालत, ये मानना पड़ेगा, ये बात ठीक है कि पिछले 3 से 5 साल में कश्मीर की हालत बिगड़ रही है। पूरे कश्मीर की मैं ये बात नहीं कहूँगा, ये 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं साउथ कश्मीर के, उनकी हालत काफ़ी कमज़ोर हुई है या काफ़ी ख़राब हुई है, कमज़ोर नहीं ख़राब हो गई है, और एंटी नेशनल फीलिंग्स उसमें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। इसकी कई वजह हैं कि जब नई सरकार पावर में आई थी तो उन्होंने शायद अपनी जो पॉलिसी होती है कि आयरन फिस्ट इन वेलवेट ग्लव, ये पॉलिसी को जो फॉलो करना था, शायद उसमें से आयरन फिस्ट निकल गई और उसमें वेलवेट ग्लव रह गया। अभी अब हाइंडसाइट में हम ये सोच सकते हैं, हालांकि उन्होंने अपने समझ में ये सोचा होगा कि हम पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाएं और कुछ मदद करें पैसे से, पर उसका कुछ प्रभाव गलत ही पड़ गया है। पर ये बात सही है कि और उसी समय ये जो एंटी नेशनल फोर्सेस हैं और प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान की जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है, उसको बहुत ज्यादा स्पेस मिल गई है। चलिए ठीक है, यहाँ पर इसके साथ साथ जब स्थिति खराब हुई तो ऑपरेशंस भी बहुत तेज हुए हैं। तो इसीलिए जब ये कांग्रेस के प्रवक्ता जो स्टैटिस्टिक्स कोट कर रहे हैं, इसमें ये भी तो देखने वाली बात है कि कितने ज्यादा मिलिटेंट्स को, जैसे आपने वर्ड यूज किया, जन्म में पहुंचा दिया गया है, कितनी उनकी चौकियां नष्ट कर दी। वो भी देखना होगा कि 3 साल कभी भी पिछले कई सालों से इतनी ऑफेंसिव कार्रवाई कम देखने को मिली है सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। एक अच्छी बात और है, एक अच्छी बात, आखिरी पॉइंट ये है कि एक आखिरी पॉइंट ये है कि जो वहां की पुलिस है, हालांकि इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में पुलिस के खिलाफ मिलिटेंट्स ने काफी कार्रवाई करी है और उनका शायद मनोबल गिरा हो, लेकिन जो पुलिस के स्पेशल एक्शन ग्रुप्स हैं वो बहुत तेजी से हरकत में आ गए हैं। पुलिस के स्पेशल एक्शन ग्रुप बहुत अच्छा कार्रवाई कर रहे हैं, काफी अच्छा काम कर रहे हैं। उसी वक्त उसे शायद कोई डर है, इस पर हमने बात की। पॉलिटिकल कलर देना, इस बात से मैं बचूंगा। ठीक है, यहाँ पर कमर आगा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, साथ ही आपसे भी मेरा यही सवाल है कि ये जो आदिल साहब कह रहे हैं कि कश्मीर को लेकर जो सरकार की नीति है ये उसका फेलियर है और इसीलिए ये हमला हुआ है, कुछ लेना देना है क्या इन दोनों चीजों का आपस में, कश्मीर नीति और अमरनाथ यात्रा? देखिए, कश्मीर नीति एक बड़ी चीज़ है, मैं उस पर अभी बात नहीं करना चाहूँगा। बन रही है, काम हो रहा है उसके ऊपर। एक तो पहली नीति में इनके ये था कि मिलिटेंट को एलिमिनेट कर दो, उनको हटा दो। तो लगातार पिछले 2 महीने से मिलिटेंट्स जितने मारे गए हैं, मैं समझता हूँ उनकी संख्या बहुत बड़ी है। फिर दूसरी तरफ ये भी था कि बॉर्डर को सिक्योर करने की कोशिश की गई थी, ये भी एक नीति का पार्ट है। और बॉर्डर को काफ़ी, जिसकी वजह से इन्फिल्ट्रेशन में उन्हें दिक्कत हो रही है, उस दिक्कत की वजह से बार बार सीज फायर वायलेशन हो रहा है। लगातार सीज फायर वायलेशन जो बढ़ गया है, उसकी एक कारण ये है कि चौकसी बहुत बॉर्डर के ऊपर है। और ये महीना होता है, इन महीनों के अंदर
जितना मैक्सिमम हो सकता है इन्फिल्ट्रेशन वो कराया जाता है। इसके अलावा एक चीज़ और भी है कि पाकिस्तान ने भी एक तय कर रखा है कि हम अफ़गानिस्तान जैसी सिचुएशन कश्मीर के अंदर बनाएंगे। उसको पूरा तालिबानाइज करने का उनका प्रोसेस है और उनका नेटवर्क जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। वो पिछले 10 सालों में बल्कि 15 सालों में मैं समझूंगा कि वो स्ट्रांग हो गया है। वहाँ पे उनके पास जमात इस्लामी जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, उसके अलावा और दूसरी कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं हैं जो खुल के उनकी मदद कर रहे हैं। तो इसके चलते हुए वहाँ पे जो सिचुएशन है वो बिगड़ती है। फिर उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर का जिस तरीके से स्टेटमेंट आया बुरहान वानी को लेके, आर्मी चीफ का आया, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई ना कोई बड़ी चीज़ इस पीरियड में, ये 8 से 13 के बीच में जो कॉल दी गई है पाकिस्तान से आई है, हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन ने दी है, इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर होगा और वो इस हाथ से यही निकल के आया। एक चीज़ मैं छोटी सी और कहूँगा यहाँ के ऊपर, देखिए इस तरह के हादसा जो होते हैं उनको रोकना बहुत मुश्किल होता है। न फ्रांस रोक पाया, न ब्रिटेन रोक पाया, मैंने देखा न जर्मनी रोक पाया। इस तरह के अगर आत्मघाती है या जिसके ऊपर तय कर लेते हैं। ने एक बहुत अच्छी बात भी कही कि हमारे जवानों को 100 में से 100 बार पास होना पड़ता है, तब जाकर इस तरह के हमले रुकते हैं। और आतंकवादी अगर एक बार भी 100 में से पास हो जाता है तो वहां पर इस तरह के हमले सामने आ जाते हैं। छोटा सा ब्रेक लेके फिर से हाजिर होते हैं। ब्रेक के पहले हमने बात की अमरनाथ यात्रा से जुड़ी बस पर हमला करने वाले कायर आतंकियों की। अब बात करते हैं एक शेर की। जिस बस पर आतंकवादियों ने हमला किया उस बस के ड्राइवर ने दिलेरी ना दिखाई होती तो न जाने कितने लोगों की जान और जाती। उस जाबाज ड्राइवर को अब पूरा देश सलाम कर रहा है। इस्लाम ये नहीं कहता कि किसी बेगुनाह की हत्या कर दो, बल्कि वो इंसानियत की हिफाजत का पाठ पढ़ाता है। यही साबित किया है उस दिलेर ड्राइवर सलीम ने, जिसकी सूझबूझ पर आज पूरा देश कायल है। अगर सलीम ने संकट के वक्त जांबाजी नहीं दिखाई होती तो बटेंगू का मंजर कुछ और ही होता, क्योंकि जिस वक्त आतंकवादी गोलियां बरसा रहे थे, अगर उस समय सलीम खौफ में आकर बस को रोक देता तो न जाने कितने श्रद्धालुओं की जान चली जाती। लेकिन वो अपनी जान को जोखिम में डालकर बस को 2 किलोमीटर आगे ले गया ताकि आतंकवादी और भक्तों को निशाना न बना पाए। अचानक से रात में 8:30 बज रहे थे। 8 बजे के करीब पहले सामने से फायरिंग किया था कांच पर, और इतना फायरिंग चला हद से ज्यादा। इसके लिए मैं गाड़ी चलाता ही रहा, आलस होकर गाड़ी चलाता रहा। तो मेरा आलस होने की वजह से जो ये भाई को लग गया सब गोली। आपको भी कहीं पे लगी? नहीं, मेरे को नहीं लगी, मैं सो गया ना, तो इसके लिए भाई को लगी सब। उस खौफनाक मंजर को याद कर श्रद्धालु अभी भी सिहर उठते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने सलीम को मिलिट्री पोस्ट के पास बस को ले जाने को कहा था, जिसके बाद वो जान पर खेलकर बस को वहां से दूर ले गया। 70-80 की स्पीड से जा रहे थे गाड़ी लेके, अचानक से फायरिंग होने लगी। जैसे फायरिंग हुई पहले तो लगा कि क्रैकल फूट रहे हैं, बाद में देखा कि गोली मेरे को भी लगी। बाद में मैं सलीम भाई को बोला गाड़ी रोकना मत, चलाओ चलाओ आगे ही जाने दो, जहाँ मिलिट्री मिलेगी वहाँ रोक देना। बाद में हम खींचते गए 2 किलोमीटर पे मिलिट्री कैंप मिला। सलीम ने न सिर्फ लोगों की जान बचाई बल्कि आतंकवादियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर देश का मान भी बढ़ाया है। और यही वजह है कि गुजरात के मुख्यमंत्री ने केंद्र से अपील की है कि उसे वीरता पुरस्कार से नवाजा जाए। सलीम को गुजरात गवर्नमेंट की ओर से मैं धन्यवाद देता हूं और भारत सरकार में वीरता पुरस्कार के लिए गुजरात सरकार रेकमेंड करेगी। लोगों से मिल रही वाहवाही से सलीम भी गदगद है। उसकी इच्छा है कि देश की सेना उन दहशतगर्दों को जरूर मारे जिनकी वजह से कई जिंदगियां खत्म हो गई। उनको नहीं छोड़ना चाहिए, जिन्होंने हमला किया ना, बस उसको ही मारना चाहिए उसको।
बस ड्राइवर के तौर पर सलीम ने जो कुछ किया है वो न सिर्फ एक नजीर है बल्कि उन दहशतगर्दों को भी करारा जवाब है जो हिंसा के जरिए इस्लाम के नाम को बदनाम कर रहे हैं। आबिद नबी के साथ उमर खालिद, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, श्रीनगर। तो सलीम कह रहे हैं कि उन आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो ये वो सलीम है जिसको देश याद रखेगा। और न जाने उस रात, कल की रात, कितने ही सलीम और कितने ही सलमा थे जिन्होंने उन घायल यात्रियों को अस्पताल तक पहुंचाया। वो एक तमाचा था उन आतंकियों के उन नापाक इरादों पर जो देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ सुदेश जी, सवाल मेरा आपसे है, इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट पहले आ चुकी थी और लगातार अमरनाथ यात्रियों पर क्योंकि पहले भी हमले होते रहे हैं तो एक इंतजाम खासतौर पर इसलिए किया जाता है कि डर हमेशा बना रहता है। इसके अलावा फिर भी अगर ये हमला होता है तो कितना बड़ा फेलियर इसको आप मानते हैं कि इंटेलिजेंस के बाद भी और इस अंदेशे के बाद भी कैसा हमला हो सकता है, हमला हो जाता है? देखिए, बड़ा छोटा फेलियर नहीं होता है। जैसा अब्राहम माधव जी की बात कर रहे दिखा रहे थे, उन्होंने बताया है, छोटा सा भी होता है तो जो इंसिडेंट होना है वो तो हो ही जाएगा। और ये चूक जो है, आपको पता है कि ये ह्यूमन एरर है। कैसे हुआ, क्या हुआ, इसको बोलने से अच्छा है कि आगे ऐसा ना हो, इसका हम प्रयास करें। और इसलिए सिक्योरिटी को बीफ अप किया गया है पूरा। और रियल लाइफ हीरो सलीम जैसे अक्सर ऐसे सिचुएशन में दिखाते हैं कि इंसानियत जो है वो सब चीज़ से ऊपर है। लेकिन जहाँ तक इससे अगर दहशतगर्दों को लगता होगा कि कोई डरा देंगे या लोग डर जाएंगे, तो आप देखिए अमरनाथ यात्रा चल रहा है और हम डिटरमिन्ड हैं कि आयरन हैंड से टेररिज्म को डील किया जाएगा। हम कर रहे हैं, इसको और तेजी से किया जाएगा जिससे कि एक टेररिज्म का खौफ जो वहां पर है। लेकिन चूंकि आप नरेश जी हमारे पास आए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता के रिस्पांस के बाद, तो मैं कुछ बोलना चाहूंगा। आपने मुझसे पूछा नहीं। हमें दुख हुआ इस बात का कि कांग्रेस की तरफ से इसको राजनीतिक करने की साजिश एक दिख रही है कि कांग्रेस, अरे 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, आपको पता है कल रात में इंसिडेंट हुआ, 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। आप देखिए, जब मुंबई में हुआ था टेररिस्ट अटैक, हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन फिर भी हम सरकार के साथ पूरे दम से खड़े थे कि नहीं, ये भारत है। जम्मू एंड कश्मीर में कुछ होता है तो यहाँ कोई बाईपार्टीजन नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी, ये पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है वहाँ पर। वहाँ हम दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं, बहुत सेंसिटिव मामला है। कोई भी स्टेटमेंट देने के पहले, और किसी पार्टी के लीडर ने कोई ऐसा नहीं बोला जो राहुल गांधी जी ने बोला। थोड़ा सा इनसे ज्यादा मेच्योरिटी एक्सपेक्ट कम करते हैं क्योंकि ये सत्ता में रह चुके हैं। राजनीति करने के बहुत अवसर आएंगे, आप राजनीति करेंगे, लेकिन प्लीज टेररिज्म पर राजनीति न करें क्योंकि ये नेशन के रिजॉल्व को वीकेन करता है। आप जाके कभी हुर्रियत से बात करने लगते हैं, कभी आप जाते हैं पाकिस्तान में बात करने लगते हैं। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। हम सबको एक होकर खड़ा होना चाहिए। ये बीजेपी कांग्रेस का मसला नहीं है। बिल्कुल, ये बीजेपी कांग्रेस का मसला नहीं है। सुदेश, एक बात का जवाब और दीजिए। रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। हमने तो सिक्योरिटी फोर्सेस को इतनी ज्यादा आजादी दी हुई है। अगर हम कांग्रेस पर क्वेश्चन मार्क उठाते थे तो हम ये उठाते थे, उन्हें आजादी दो, दे शुड नॉट लुक टू पॉलिटिकल मास्टर्स। ठीक है, सुदेश, एक बात बताइए, जिस तरह का ऑपरेशन इस वक्त खास तौर पर कश्मीर में चल रहा है, एक के बाद एक आतंकवादी मारे जा रहे हैं, उसके बाद लग रहा था कि दबाव बना होगा। इस घटना के बाद क्या लगता है, ये दबाव था या हौसले बुलंद ज्यादा हो रहे हैं, या डर के बाद का फ्रस्ट्रेशन है, ये है क्या? ये देखिए, डेस्परेशन में ये डेस्परेशन में किया गया एक्ट है क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था कि कोई डिप्रेशन ना हो जाए जो टेररिस्टों को वो भेजते हैं। तो पाकिस्तान का खुद कमांडर आया है, लेकिन ये पता आप बताइए, अभी इन्होंने कहा आदिल साहब ने कि सीज फायर वायलेशन हो रहा है, उसी का जवाब आगा साहब ने दिया। सीज फायर वायलेशन क्यों हो रहा है और उसका जवाब हम दे रहे हैं। सीज फायर वायलेशन के लिए आप बीजेपी सरकार को या पीडीपी सरकार को दोषी मत दे, आप पाकिस्तान पर क्वेश्चन मार्क करिए, आप टेररिस्टों पर क्वेश्चन मार्क करिए जो इनोसेंट यात्रियों को मारते हैं। वो रिजॉल्व हमारा होना चाहिए। हम सब कंधे से कंधा मिलाकर टेररिज्म का सामना कर रहे हैं, ये रिजॉल्व वीक नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आदिल साहब, आपका क्या मानना है इस पर? आपको लगता है कि वाकई जो दहशतगर्द हैं वो किसी प्रेशर में हैं इस वक्त? देखिए, मैं सुदेश साहब का बहुत आदर सम्मान करता हूं, पर मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये बताना चाहूँगा कि अब नसीहत का समय नहीं है, अब कार्रवाई का समय है। हमने इनकी बहुत नसीहतें सुन ली हैं। कश्मीर की स्थिति बहुत खराब हो रही है और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, 17 साल के बाद, सोनी साहब, 17 साल के बाद इतने बड़े पैमाने पे ये ऐसा हादसा हुआ है
कि अमरनाथ तीर्थ के यात्रियों पे हमला हुआ है। और मैं बताना ये भी चाहूंगा कि ये 3 अटैक्स हुए थे कल, एक नहीं 3 अटैक्स। पहले एक सीआरपीएफ बंकर पे हुआ था, फिर एक पुलिस नाके पे हुआ था, और तीसरा ये बस पे हुआ था। और सलाम करता हूं उस ड्राइवर का, सलीम का, जिसने चौकन्नी दिखाई और साहस दिखाया और बाकी यात्रियों को घायल होने से बचाया। आज जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी ये समझे कि कश्मीर और टेररिस्ट और आतंकियों के खिलाफ उन्हें और कार्रवाई करने की जरूरत है। बिकॉज ये जो बारी बारी ये दहशतगर्द के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इससे ये नहीं पता चल रहा कि उनको उन पे कोई प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। हर रोज ऐसा कोई दिन नहीं कश्मीर में सोनी साहब जहां हमारा कोई फौजी या हमारा कोई पुलिस का कर्मचारी शहीद ना हो या उन पे हमला ना हो। ये हमारे लिए दुख की बात है। और मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी भारत सरकार के साथ पूरा समर्थन देती है और कंधे से कंधा खड़ी है। हम तो कहते हैं अब सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। और सुदेश साहब ने एक और मुद्दा उठाया था हुर्रियत से बात करने का। मैं सुदेश साहब को बताना चाहूंगा कि ये तो इनके फॉर्मर मंत्री हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के और फाइनेंस के, यशवंत सिन्हा साहब, जो जाके हुर्रियत के घर जाके हुर्रियत से मिलते हैं और कहते हैं, भारत सरकार को नसीहतें देते हैं कि आप हुर्रियत से बात करें। और आज बीजेपी हमें ही आईना दिखा रही है। ये भाजपा भारतीय जनता पार्टी की नीति में खराबी है। भारतीय जनता पार्टी को आज इसका जवाब देना पड़ेगा और स्पेसिफिक इनपुट पे बात, स्पेसिफिक। ठीक है सोनी साहब, ठीक है बिल्कुल सेपरेटिस्ट को अलग करके रखा है। स्पेसिफिक एक सोनी साहब एक 30 सेकंड एक स्पेसिफिक साथ में मणिशंकर अय्यर भी जोड़ दीजिएगा। स्पेसिफिकली कहा कि अमरनाथ यात्रा पे अटैक होगा, उसके बावजूद ये अटैक हुआ है। ये मैं मानता हूं जरूरत है अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की। ये भारतीय जनता पार्टी की रहबरी का सवाल है, उनकी लीडरशिप का सवाल है। क्योंकि आप सर्जिकल स्ट्राइक जैसे चीजों को क्वेश्चन नहीं करें। हम पूरा समर्थन करते हैं, हम सरकार का पूरा समर्थन करते हैं। तो वो हुआ, आतंकियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। हम आपका समर्थन करते हैं। आप कहते हैं समर्थन करते हैं, मणिशंकर अय्यर जाके फिर अलगाववादियों से मिलते हैं। आदिल साहब आपके नेता आज अमरनाथ यात्रा पे आप बोलते हैं कैसे मोदी जी को हटाया जाए, मोदी सरकार को हटा दो तो रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। माने आप क्या टेररिस्टों के साथ रिश्ता अच्छा करेंगे? आप जरूरत है एक नीति बनाइए। आप टेररिस्टों के साथ रिश्ता अच्छा करेंगे? पाकिस्तान ने सीज फायर नहीं किया आपके सामने। आगा साहब सवाल मेरा आपसे है। सुदेश जी, आदिल साहब आप रुकिए। सुदेश जी, आदिल आप रुकिए। आगा साहब सवाल मेरा आपसे यह है कि अनंतनाग जहां पर ये हुआ वहां पर कोई नया मामला नहीं है। अगर हम अमरनाथ यात्रियों की बात करें तो भी पूर्व में कई इस तरह की वारदातें हुई हैं, लेकिन इसके अलावा भी चाहे वो हमारे जवानों के कैंप पर हमले हो, अनंतनाग बहुत सेंसिटिव और डिस्टर्ब्ड रहता है। बार बार ऐसे हमले वहां पर होते हैं। आखिर कब तक अनंतनाग ऐसे सुलगता रहेगा और आखिर क्या वजह है कि हम जहां अगर हम साउथ कश्मीर को छोड़ दें, बाकी कश्मीर में लगभग पीस है और उस साउथ कश्मीर में भी अनंतनाग खास तौर पर हम बार बार इसका नाम सुनते हैं। क्या वजह है इसकी? देखिए, इसकी कई वजह है। एक तो यहाँ पे काफ़ी समय से मिलिटेंसी थी और यहाँ के ऊपर ये कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं बहुत समय से ऑपरेट कर रही थी। उनका एक काफ़ी बड़ा बेस है और उन्हीं ने कोशिश की थी अनंतनाग के नाम को बदलने की भी। वहाँ पे आप समझ सकते हैं ये लगातार कोशिशें चल रही थी, यहाँ पे कामयाबी उनको मिली। और पिछले काफ़ी समय से ये रहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने, हो सकता है लोकल, देखिए कई कारण हैं। एक सबसे बड़ा कारण ये है इस समय जो कश्मीर के अंदर की लोकल लीडरशिप है वो बिल्कुल डिसमल है। अब्दुल्ला फैमिली कुछ नहीं कर पाई। अब्दुल्ला फैमिली के चलते हुए प्रॉब्लम और बढ़ी, कहीं उसमें कमी नहीं आई। और दूसरी तरफ जो नई लीडरशिप पीडीपी की आई है, ख़ासतौर से महबूबा मुफ्ती, वो अपने को असर्ट नहीं कर पाई। एक तो काफ़ी समय तक उन्हीं ने 6 महीने के करीब गवर्नमेंट नहीं बनाई, उसमें वैक्यूम हो गया। वैक्यूम को अलगाववादी और इस तरह के तत्वों में को मौका मिल गया और वो काफ़ी सक्रिय हो गए। अगर वो, मैं समझता हूँ, फ़ौरन गवर्नमेंट बन जाती तो ना होता। दूसरी बात ये कि उनमें अभी वो लीडरशिप नज़र नहीं आती जो उनके पिताजी में थी या उनकी पार्टी में थी। तो वो फिर तीसरी चीज़ ये कि उनका बार बार जो स्टेटमेंट आता रहा कि आप हुर्रियत से बात कीजिए, आप अलगाववादियों से बात कीजिए, आप जमात से बात कीजिए, उसने भी काफ़ी कन्फ्यूजन वहाँ पे किया। इन सब चीज़ों का फ़ायदा जो हुआ वो वहाँ पे इस समय सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ साउथ कश्मीर में हुआ
और या अनंतनाग वगैरह में इन जगहों पे जहाँ पे पहले से कट्टरपंथी ताकतें मौजूद थीं, उन्हीं ने उसका पूरा फ़ायदा उठाया और उन्हीं ने अपने स्लीपर सेल भी बना लिए, काफ़ी बड़े तादाद में बना लिए, मिलिटेंट भी काफ़ी वहाँ पे आ गए जो वहाँ पे रह रहे हैं और वो लगातार उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है माथुर साहब, सवाल एक आपसे मेरा ये है कि भले ही लश्कर ने डिनाई किया हो इस घटना से, लेकिन लश्कर का उसमें हाथ था। लेकिन साथ ही एक बात और निकल कर आई कि पहली बार लश्कर और हिजबुल दोनों ने ऐसा लग रहा है कि हाथ मिला लिया है और दोनों एक साथ कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। ये इनके ऑप्शंस खत्म हो रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, या इनके हौसले बढ़ रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है? हौसले बढ़ रहे हैं ये कहना तो बिल्कुल ही गलत होगा, लेकिन इन्होंने काफ़ी हद तक हाथ मिला लिया है। ये बहुत पहले ऐसा कभी नहीं होता था। हर एक ग्रुप की अपनी अपनी वो होती थी, इंडिपेंडेंस होती थी और वो अपने हिसाब से काम करते थे। अभी इन रीसेंट मंथ्स में जबकि सभी यूनिफॉर्म फोर्सेस का बहुत ज़्यादा दबाव आतंकवादियों पे पड़ा है, तो उनको भी लगा कि अब हमें मिलकर कुछ काम करना चाहिए ताकि उनकी साख को ख़त्म ना हो जाए कश्मीर में। तो बड़ी सीधी सी बात है, ये सिर्फ काम दबाव के बढ़ते हुआ है। और इसके साथ साथ मैं ये आगा साहब की बात को एक और बताना, मैं एक और बात जोड़ना चाहूँगा। उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से पूरी बात समझाई है साउथ कश्मीर की। एक चीज़ जो मैंने वहाँ पर जब वहाँ पर मैं ऑपरेट कर रहा था, तो एक चीज़ देखी कि मिलिटेंसी भी मनी ट्रेल को फॉलो करती है। सबसे ज़्यादा पैसा जहाँ होता है वो कैपिटल में होता है, उसके बाद कैपिटल से वो आता है, कैपिटल जो श्रीनगर है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक। तो मिलिटेंट्स की जो लीडरशिप है वो यहाँ मिलेगी। तो आप देखेंगे कि साउथ कश्मीर सबसे ज़्यादा एफ्लुएंट जगह रही है पूरे J&K में, क्योंकि वहाँ पर पैसा ज़्यादा है। पैसा ज़्यादा होने से वहाँ पे मिलिटेंट्स की लीडरशिप ज़्यादा है, क्योंकि उनको सबको पैसों से ही सरोकार है। तो एक वजह ये भी है। ठीक है, और आगा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि एक चीज़ और होती है, जब लश्कर के ऊपर प्रेशर आ रहा था, लश्कर के ऊपर काफ़ी अमेरिकन और यूरोप का प्रेशर आने लगा कि ये आतंकवादी संगठन है। हाफिज़ सईद के लिए उनको इन्हीं ने नज़र, बल्कि एक हाउस अरेस्ट भी किया दिखाने के लिए, और सिक्योरिटी भी उनकी बढ़ाई गई सब दूसरी तरफ। तो ये जब भी होता है तो ये दूसरी संस्था को ले आते हैं। जब लश्कर के ऊपर प्रेशर पड़ा तो इन्हीं ने सैयद सलाहुद्दीन की ऑर्गेनाइजेशन जो थी उसको इनकरेज किया। और पहले भी हमने देखा है कि ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन सभी ISI से कनेक्टेड है। ये लोन भी देते हैं अपने सुसाइड बॉम्बर्स और अपने उनको एक दूसरे के लिए अपने कैडर भी सप्लाई कर देते हैं जब कोई ऑपरेशन करना होता है। इस तरह के कोऑपरेशन इनके पास बराबर आते रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कई ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं, कई आतंकवादी संस्थाएं जो खड़ी की गई हैं, उसका वजह यह है कि अगर एक फेल हो या एक के ऊपर प्रेशर आए तो दूसरे को यूनाइटेड जिहाद काउंसिल भी बन गई। जी हाँ, ऊपर यूनाइटेड जिहाद काउंसिल है। तो इस तरीके से एक अम्ब्रेला पूरा बनाया गया है और उसी के तहत काम किया जाता है। इसी तरह हुर्रियत में भी जो 10-20-25 जो ग्रुप बनाए गए हैं वो इसीलिए बनाए गए हैं कि सबके ऊपर उनका कंट्रोल बना रहे। जब ज़रूरत होती है तो यूनाइट कर दिया जाता है, नहीं तो आपस में ये लड़ते भी रहते हैं। ठीक है सुदेश जी, सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और ज़्यादातर कई सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि जब भी इस तरह की कोई घटना होती है, सरकारें, नेता लोग सिर्फ कड़ी निंदा करके चुप हो जाते हैं। इस बार कुछ अलग होगा क्या? देखिए, निश्चित ही आप समझ सकते हैं कि हम भी देश की जनता के आवाज़ को समझ रहे हैं। आप भी जो बता रहे हैं, हम सब बहुत गुस्सा हैं, क्षुब्ध हैं, और इसका रिजल्ट कहीं ना कहीं दिखेगा। कैसे दिखता है? क्योंकि देखिए, कोई भी कार्य अगर सिक्योरिटी फोर्सेस करती है तो बता के तो करेगी नहीं। लेकिन ये वक्त आ गया है जो हमने बहुत पहले ही बोल दिया था, इनफ इज इनफ। अगर वहाँ से सीज फायर होगा, गोले दागे जाएंगे, तो यहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे, उनको पता है क्या करना है। टेररिस्टों का सफाया जो बचा हुआ है वो होके रहेगा। आयरन फिस्ट से उनसे डील किया जाएगा। हमारा कोई कंप्रोमाइज का पॉलिसी है ही नहीं। जो बंदूक उठाएगा उसके साथ बंदूक ही बात करेगी। और जिस तरह से इनोसेंट लोगों को मारा गया है, इसका कहीं ना कहीं आपको
रिजल्ट्स दिखेगा, एक्शन दिखेगा। किस तरह से दिखेगा रिजल्ट दिखेगा? ये भरोसा देना अपने आप में ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन करेंगे क्या? कड़ी निंदा के अलावा हम कुछ करेंगे ये कह देना भर काफी है क्या? क्योंकि लोग परेशान हैं, और खास तौर पर वो तमाम लोग जो धार्मिक यात्राओं पर जाना चाहते हैं। मानसरोवर वैसे बंद हो गया, अमरनाथ यात्रा इस तरह से हादसा हो गया, आतंकी हमला हो गया, तो कहीं ना कहीं बड़ी उम्मीद से लोग आपकी ओर देख रहे हैं कि अब करें तो करें क्या? देखिए, उसके बाद भी नरेश जी, इतने बड़े हादसे के बाद भी आपको पता है कि अमरनाथ यात्रा बरकरार है। 3000 लोगों का जत्था अमरनाथ की तरफ गया है, और जनता को पूरा भरोसा है कि ऐसा नहीं है अगर ये इंसिडेंट हुआ तो आगे भी होगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। पूरी सख्ती के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई है, जो चूक हुए उन चूकों को भी नजरअंदाज नहीं किया गया है, पूरी सिक्योरिटी बीफ अप की गई है, और यात्रा सुचारू रूप से चलेगा। इसमें किसी को डर होने की कोई आवश्यकता नहीं। और जो टेररिज्म के खिलाफ हमारी लड़ाई है, उस लड़ाई को हम और पैमाना करेंगे और तेजी से ले जाएंगे। हम तो सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टी से कि ह्यूमन राइट्स की आड़ में टेररिज्म को न डिफेंड करें। देश एक शब्द में बोले टेररिज्म है, किसी भी फॉर्म के टेररिज्म। वहां ड्राइवर सलीम भी होता है, जो दूसरी कम्युनिटी से होने के बाद, मुसलमान होने के बाद भी वो एक बहुत बड़ा देशभक्त है, जिसने इतना बड़ा कार्य कर दिया। इंसानियत जो है उसको सैल्यूट करने का हर व्यक्ति को मन करता है। ठीक है, तो हमें भारतीय की तरह जब हम बात करेंगे, टेररिज्म के खिलाफ करेंगे, तो ये लड़ाई निर्णायक दौर में पहुंच के रहेगी। ठीक है, माथुर साहब, सवाल आपसे है, ऐसा नहीं है कि श्रद्धालुओं पर पहली बार कोई आतंकी हमला हुआ है, पहले भी होते रहे, लेकिन इस बार शायद हालात अलग हैं। इस बार राज्य सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से जिस तरह की सख्ती है, जो क्लीन अप ऑपरेशन चल रहे हैं, वो एक अलग स्तर पर है। उसके बाद ये हमला होता है और लश्कर कहता है कि ये तो गैर इस्लामिक है, इस तरह का हमला नहीं होना चाहिए, हम भी निंदा करते हैं। कहीं ना कहीं उनको क्या इस बात का एहसास हो रहा है क्या ये अटैक जो था सिर्फ श्रद्धालुओं पर नहीं था, बल्कि उनके लिए भी एक बड़े खतरे का दरवाजा उनके लिए खुलता है क्या इससे? ये उनके लिए भी उतना ही सुसाइडल है क्या? दो बातें हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है, एक पॉलिसी है, भय बिन होत न प्रीत। जब फोर्सेस ने ऑल आउट दबाव डालना शुरू कर दिया तो मिलिटेंट कार्डर में खलबली तो मच गई है, ये बहुत एविडेंट है। इसीलिए लश्कर ने आज ये भी बोल दिया है कि भाई हम इससे अलग हैं। हालांकि मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, ये रोजी रोटी का सवाल है और कश्मीर का आवाम भी उनके खिलाफ हो जाएगा। तो ये बात तो बिल्कुल माननी पड़ेगी कि मिलिटेंट्स दबाव में आ गए हैं, लश्कर दबाव में आ गया है। और दूसरी बात है कि ये जो हम फुल प्रूफ सिक्योरिटी का आश्वासन देते हैं, असलियत ये है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी कॉर्डन फुल प्रूफ शायद नहीं हो पाता। वजह इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर भले ही फुल प्रूफ रहे, लेकिन उसके बीच में सेंट्रल फोकल पॉइंट उसका इंसान होता है। वो इंसान गलती करता है। ऐसी ही गलती शायद कल इस बस ड्राइवर से या इस बस वालों से हो गई है, जो कि लास्ट लाइट के बाद किसी भी कारण से, चाहे पंक्चर हो गया हो, जब आरओपीज हट गई थी तो बस चला रहा था। अगर उनको ये एहसास हो गया था कि अभी 7:30 बजे के बाद हमें जाना पड़ेगा, तो शायद किसी नज़दीक पोस्ट को बता देते कि हमें थोड़ी सी मदद चाहिए। तो ये थोड़ी चूक इंसान से हो जाती है, इसीलिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट में कमियां रह जाती हैं। चक्रव्यूह भी जैसे आपको मालूम है तोड़ा गया था। तो ये तो बात हमें समझनी पड़ेगी। पर हाँ, एक बात का मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो जूनियर लीडर्स ग्राउंड पर वहाँ पर मौजूद हैं, एटलीस्ट जो आर्मी की हायरार्की है वहाँ पर बेस्ट कमांडर्स वहाँ पर पोस्टेड हैं। जूनियर लीडर्स किसी भी डर के या मतलब बैकलैश के को बिल्कुल नहीं मानते। आर्मी चीफ से पूरा उनको भरोसा है कि कोई कार्रवाई करेंगे तो उनको पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो ऐसे धीरे धीरे ये स्थिति कोई अमरनाथ यात्रियों पे ही कोई ऐसा कश्मीर पॉलिसी में कुछ डेंट पड़ गया है, ये बात हम नहीं मानेंगे। ये तो एक ऐसा था, जैसे आप ही ने बताया है कि मिलिटेंट्स भी अमरनाथ यात्रा शुरू होने के समय रिकॉनेसेंस कर रहे थे कि हमें कोई सॉफ्ट टारगेट मिल जाए। ऐसा नहीं था कि ये गुजरात नंबर की बस का ही पीछा कर रहे थे। ये तो महज इत्तेफाक हो गया कि वो एक सॉफ्ट टारगेट उन्हें मिल गया। पर
सुरक्षा की कोई कमी नहीं है अमरनाथ यात्रा में और सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से अलर्ट हैं और मुस्तैदी से कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है आगा साहब, सवाल आपसे, ये एक घटना वहां पर एक्टिव आतंकवादियों के लिए क्या कुछ बदलती है? क्योंकि लोकल्स ने खासतौर पर जो सपोर्ट दिखाया घायलों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, वो जबरदस्त कश्मीरियत थी और शायद वही कश्मीरियत है। लेकिन अगर लोकल कश्मीरी घायलों के मदद के लिए आगे आए हैं, अगर लोकल लोग भी इस घटने से दुखी हैं, तो क्या इससे जो सपोर्ट लोकल्स के बीच में लश्कर, हिजबुल, इन लोगों को लेकर जो थोड़ा बहुत होता है वो कम होगा क्या? एक घटना आतंकियों के लिए और इन संगठनों के लिए क्या कुछ बदलेगी? मैं समझता हूँ ये एक टर्निंग पॉइंट है और वहाँ के लोग काफ़ी वैसे भी परेशान आ चुके हैं इन आतंकवादियों से। दूसरी चीज़ ये भी है कि वहाँ पे आज भी जो मेजॉरिटी है वो नहीं चाहती, किसी भी मुल्क, किसी भी प्रांत में या किसी भी देश में या किसी भी जगह पे ये नहीं चाहेगी कि उसके स्टेट में या उसके शहर में अराजकता फैल जाए। अधिकतर लोग चाहते हैं कि अमन रहे, पीस रहे, कश्मीर में तरक्की हो, उनका टूरिस्ट आए, उनकी बिज़नेस आगे बढ़े, उनका ट्रेड आगे बढ़े। कश्मीरी बहुत मेहनती कौम है और वो काफ़ी पैसा कमाते हैं बहुत सी चीज़ों से, कारोबार से, उनका जीडीपी भी बहुत हाई है दूसरे स्टेट के मुकाबले में। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनके यहाँ एक स्मॉल सेक्शन है जो बहुत पावरफुल हो गया है और जो मेजॉरिटी है वो बोल नहीं पाती। साइलेंट मेजॉरिटी को साइलेंट कर दिया, इसलिए कि अगर कोई भी कश्मीर में इस समय बोलता है आतंकवादियों के ख़िलाफ़ या अलगाववादियों के ख़िलाफ़, तो आतंकवादी उसको आके उसके घर जला देते हैं या उसको मार देते हैं या पीट देते हैं, उसको कोई बचा नहीं पाता। तो इसके कारण एक वहाँ पे खामोशी छा गई है। मैं समझता हूँ कि इस इंसिडेंट ने उनको जगा दिया है और अब एक टर्निंग पॉइंट उनके पास आया है। मैं समझता हूँ उसमें वो बड़ी तादाद में निकल के भी आएंगे, लेकिन यह है कि उनको थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर सेंट्रल उनको सपोर्ट देती है, वो शक्तियाँ, वो लोग जो भारत के साथ हैं, भारत के साथ रहना चाहते हैं और वहाँ शांति चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ उनकी संख्या भी बड़ी है और वो ज़रूर इसमें आएंगे। उन्हीं ने इसका एक डिमॉन्स्ट्रेशन कल दिया है और इस तरह के पहले भी वो डिमॉन्स्ट्रेशंस दे चुके हैं, हमने देखा है, लेकिन छोटे छोटे थे। इसने उनको रिव्यू करने पे, और यूथ भी वहाँ का आप सोचेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सही मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जैसा कि आगा साहब कह रहे हैं कि ये एक टर्निंग पॉइंट है, लोकल जो भी सपोर्ट इन आतंकियों को मिलता है वो मुश्किल में पड़ेगा। हमारी जो फौज, सेना के, पुलिस के जवान, बीएसएफ के जवान, आर्मी के जवान लगातार जो वहां पर आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा रहे हैं, ये प्रक्रिया और तेज होगी और उम्मीद करेंगे कि इस तरह की दुर्भाग्यजनक घटना, ऐसे आतंकी हमले दोबारा ना हो और कभी ना हो। नमस्कार।